हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक महत्वपूर्ण वीडियो पर। आज हम बात करेंगे भोपाल जिले की। भोपाल जिला जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग का निर्माण कब हुआ था? कितने जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत? कम से कम आपको दो प्रश्नों का उत्तर तो पता होना चाहिए। भोपाल संभाग का निर्माण सन 1956 में किया गया था। कब? 1956 में। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। भोपाल संभाग का निर्माण सन 1956 में हुआ था, लेकिन साथ ही साथ भोपाल जिले का निर्माण नहीं हुआ था। सीहोर जिले से अलग करके भोपाल को सन 1972 में बनाया गया था। और महत्वपूर्ण बातें आपकी यह जो लिखी हुई हैं, यह आपको आगे भी मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भोपाल जिले का गठन सन 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके किया गया था। भोपाल जिले का कुल क्षेत्रफल 2272 वर्ग किलोमीटर है। भोपाल जिला मध्य प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक भू आवेष्टित जिला है। मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित है और मध्य प्रदेश के बीच में क्या स्थित है? भोपाल। आप कह सकते हैं भोपाल पूरे भारत के बीच में स्थित जिला है। ठीक है। भू आवेष्टित जिला क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक जिला है, इसके इससे जो भी सीमा बनाते हैं, कोई भी समुद्री सीमा नहीं बनाता है। जो भी जिले सीमा बनाते हैं वह जिले क्या है? भूभाग से जुड़े हुए हैं। इसके सभी जिले या इसके सभी कोने भूभाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे आप भू आवेष्टित जिला कह सकते हैं। भोपाल जिले के अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं: हुजूर, बैरसिया और भोपाल। भोपाल जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं। आपको यह परीक्षा में नहीं पूछा जाता कि कौन सी सभा सीटें हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की 5 जिले भोपाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। 5 जिले गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। 5 जिले जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से सीमा बनाते हैं। इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। भोपाल की जो सीमा है वह उसकी सारी सीमा किसी ना किसी जिले से लगती है, जो कि मध्य प्रदेश से ही का ही जिला होगा, किसी भी राज्य से नहीं लगती। भोपाल के अन्य कई नाम हैं। कैसे नाम हैं? क्या नाम है? जैसे भोजनगरी, झीलों का शहर, पहाड़ियों का शहर, नवाबों का शहर और बेगमों का शहर। भोपाल का पुराना नाम भूपाल है। भोपाल का पुराना नाम भोपाल है। भोपाल को झीलों का शहर, पहाड़ियों का शहर, नवाबों का शहर, भोजनगरी और बेगमों का शहर भी कहा जा सकता है। भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज के द्वारा की गई थी और इसके आधुनिक भोपाल के संस्थापक के रूप में दोस्त अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। दोस्त मोहम्मद खां के बारे में अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, तब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा मध्य प्रदेश में आक्रमण हुआ था। यह एक अफगानी मराठा थे। भोपाल के संस्थापक तभी जाकर बने हैं। भोपाल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, इसलिए इसे पहाड़ियों का शहर भी कह सकते हैं, जिसमें श्यामला हिल्स प्रमुख हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का निवास स्थान भी है। मुख्यमंत्री का निवास स्थान श्यामला हिल्स की पहाड़ियों में ही है। और आपसे पूछा जाए कभी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय श्यामला हिल्स में ही उपस्थित है। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। यह मानव विज्ञान का एक संग्रहालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक स्थित है भोपाल में। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भोपाल में। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में। भोपाल में कई छोटे बड़े तालाब स्थित हैं। बड़ा तालाब, छोटा तालाब, यह सभी हैं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। देश का एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल की श्यामला हिल्स की पहाड़ियों में। मैंने बताया 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। देश का एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसकी स्थापना सन 1985 में की गई है। भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सन 1902 में स्थापित की गई है। भोपाल में स्थित है। भोपाल में बड़े तालाब का निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा कराया गया था, जिसे भोपाल का संस्थापक भी कहा जाता है। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। आप इसे देख सकते हैं। एक हवाई अड्डा है, भोज
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी भोपाल में है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे ISO के द्वारा प्रमाणित रेलवे स्टेशन माना गया है। हालांकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को अब कमलावती रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। भोपाल में नवाज हसन सिद्दीकी का मकबरा स्थित है। कुछ कई मकबरे भोपाल में भी स्थित हैं। पर्यटन के रूप में आप इसे जान सकते हैं, जैसे नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पर्यटन स्थल के रूप में आप जान सकते हैं गौहर महल, बिरला मंदिर, इस्लाम नगर का किला यहीं स्थित है। भोपाल में नवाज हसन सिद्दीकी का मकबरा स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। भोपाल में देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थित है। भोपाल का पहला सिटी कंट्रोल सेंटर स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश का। भोपाल की बड़झिरी भारत का पहला कैशलेस गांव है। बड़झिरी कैशलेस गांव है। भोपाल का बगरौदा मध्य प्रदेश की पहली फिल्म सिटी है, बगरौदा। भोपाल में शासकीय रेलवे पुलिस का मुख्यालय है और यातायात का प्रशिक्षण केंद्र भी भोपाल में ही स्थित है। भोपाल में भौरी में मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी स्थित है। कहाँ? भौरी में। और भदभदा में स्वान परीक्षण संस्थान भी स्थित है। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी सन 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात में। यहाँ यूनियन कार्बाइड मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। इसकी रोकथाम के लिए फैथ ऑपरेशन भी चलाया गया था। कब? सन 1984 में। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद और सबसे छोटी मस्जिद सीढ़ी मस्जिद का निर्माण भोपाल में ही कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा और 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा कराया गया था, जिसे भोपाल का, जो कि अफगानी मराठा था, इसे भोपाल का संस्थापक भी माना जाता है। किसे? दोस्त मोहम्मद खान को। सन 1819 से लेकर 1826 तक भोपाल में बेगमों का शासन रहा, इसलिए इसे बेगमों का शहर भी कहा जाता है। कुछ नाम जो महत्वपूर्ण हैं: कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम और शाहजहां बेगम एवं सुल्तान जहां बेगम। भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम के द्वारा कराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण, गौहर महल का निर्माण, शौकत महल का निर्माण, मोती महल का निर्माण, इन सभी महलों का निर्माण भी कुदसिया बेगम के द्वारा ही कराया गया था। भोपाल जिला प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। यह सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ डाटा है। भोपाल में भेल की स्थापना हुई थी। कब? 1964 में। 1964, आप इसे लिखिएगा, 1964 में भोपाल में भेल की स्थापना हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना बिजली के भारी सामान बनाने के लिए कार्य करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना यह भोपाल में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ब्रिटेन के सहयोग से एक बनाया गया भारत सरकार द्वारा निर्मित एक कारखाना है, जिसका निर्माण 13 नवंबर सन 1964 में किया गया था और इसे 1 फरवरी सन 2013 को भारत रत्न का दर्जा मिला था। याद रखिएगा, भारत रत्न का दर्जा भी कब मिला था और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। भारत भवन का निर्माण मध्य प्रदेश के भोपाल में ही कराया गया था सन 1992 में। 1996 में इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का भी श्यामला हिल्स की पहाड़ियों में ही इसका भी निर्माण कराया गया है और पुनर्वास भवन भोपाल में स्थित है और पुनर्वास भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया को माना जाता है। भोपाल में जो प्रमुख मुख्यालय और संस्थान हैं कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट एनिमल सरोगेसी प्रयोगशाला भी स्थित है। भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। भोपाल में मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। भोपाल में भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। देश की एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में है। प्रदेश का पहला सेलरीच जैविक खाद्य संयंत्र भी भोपाल में है। प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भोपाल में स्थित है। इसरो द्वारा उपग्रह नियंत्रण केंद्र 2005 में स्थापित किया गया भोपाल में। निषादपुरा रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है।
RCPV नर नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी की स्थापना भी भोपाल में की गई थी। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी स्थित है। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। भोपाल में खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भोपाल में भारतीय प्राधिकरण ASI का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ASI का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। भोपाल के गौरे गांव में ASI सहयोग से खेल गांव की स्थापना की जा रही है या हो गई है, आप कह सकते हैं। भोपाल में विश्व स्तरीय बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम भी बनाया गया है, हालांकि कई जगह पर बनाया गया है। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है, जहां एस्ट्रोटर्फ ट्रैक या कृत्रिम घास भी बिछाई गई है किसी स्टेडियम में, ऐशबाग हॉकी स्टेडियम में। भोपाल में जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं वह कैसे हैं? मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भोपाल में ही स्थित हैं, जैसे बरकतुल्लाह हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, राजा भोज विश्वविद्यालय हो गया, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय हो गया, कुछ कई प्रकार के। जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, भोज विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, राजा भोज विश्वविद्यालय जिसे यूनेस्को के द्वारा गेमा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है, भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी भोपाल में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में है, भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, भोपाल में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान मनित विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, इंदिरा चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय तथा अनेक शासकीय एवं पब्लिक स्कूल भी भोपाल में स्थित हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाए विश्वविद्यालय के बारे में कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है, आपका उत्तर क्या होगा? सागर में स्थित है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1900 कब हुई थी? 1946 में हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यह सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आप इसे कह सकते हैं, और सबसे पहला भी है। कौन सा? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और भोपाल में सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय है, यह तो आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में जो प्रशासनिक आयोग है, कितने प्रशासनिक आयोग की स्थापना भोपाल में की गई है, आप यह इकट्ठा एक साथ पर देख लीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और साथ में अलग अलग जिले दे दिए जाते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग स्थित है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, विद्युत नियामक आयोग है जिसे ऊर्जा भवन के नाम से भी जानते हैं, राज्य सचिवालय भवन या वल्लभ भवन स्थित है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, राज्य संचालनालय भी स्थित है, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन, नर्मदा भवन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, राज्य महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग है और राज्य योजना आयोग भी स्थित है भोपाल में। कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल: नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है, सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी, आकार गुड़िया का घर, इस्लाम नगर का गौहर महल मैंने आपको बताया, ताजुल मस्जिद का किला, कमला पार्क, बिरला मंदिर, मछली पर सामसगढ़ या तीर्थ जैनी स्थल है। पर्यटन स्थल के बारे में मैंने आपसे बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिएगा कुछ 5-6 जिनके नाम चुनिंदा है। पहला आप जान सकते हैं क्या है? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा स्थित है, मकबरा स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है भोपाल में, आप इसे देख सकते हैं, पर्यटन के रूप में जानते हैं आप इसे। उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। गौहर महल है, गौहर महल जिसका निर्माण मैंने आपको बताया है कुदैसिया बेगम ने कराया है, कब? 1827 में। इस्लाम नगर का किला है, इस्लाम नगर का किला स्थित है भोपाल में। बिरला मंदिर का निर्माण भी भोपाल में ही कराया गया है। कुछ प्रमुख चुनिंदा पर्यटन स्थल हैं जिसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वन संस्थान स्थित है, प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है।
वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में सन 1982 में की गई थी। यह एशिया का पहला वन प्रबंधन संस्थान है, मतलब एशिया का फर्स्ट। इसका उद्देश्य है वन और पर्यावरण की प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधकीय मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना। मतलब जितनी भी आवश्यकता है वन से संबंधित मानव की, उन सभी को पूरा करना। आगे चलते हैं, अगला क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में ही स्थित है। मैंने आपको पहले भी बता दिया होगा कि मानव विज्ञान संग्रहालय है, यह एक प्रकार का मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसकी स्थापना श्यामला हिल्स की पहाड़ी में हुई है। श्यामला हिल्स की पहाड़ियों में इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। आपको यह चीजें तो बिल्कुल याद ही रखनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल औद्योगिक केंद्र, इसकी स्थापना भोपाल में स्थित की गई है। इसका मुख्यालय मैंने आपको शायद बताया है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और यह ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ औद्योगिक केंद्र है। इसकी स्थापना सन 13 नवंबर सन 1964 में की गई थी और मैंने आपको बताया है 1 फरवरी सन 2013 को इसे भारत रत्न का दर्जा दिया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करें तो यहाँ यूनियन कार्बोनाइट कारखाना स्थित है। क्या स्थित था? यूनियन कार्बोनाइट का कारखाना स्थित था। इसके मालिक का नाम था मालिक एंडरसन थे। एंडरसन मालिक कौन थे? एंडरसन। उस समय जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तब मध्य प्रदेश के सीएम का क्या नाम था? अर्जुन सिंह। आपको याद रखना पड़ेगा, यह काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अर्जुन सिंह के समय कौन सी घटना हुई थी? कुछ कई घटनाओं का नाम दे दिया जाएगा और भोपाल गैस त्रासदी उसका एक प्रमुख आंसर हो जाना चाहिए। कौन से गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइट का। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग कीटनाशक दवा बनाने में किया जाता है। सूंघने की आखिर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था? सूंघने की क्षमता भोपाल वासियों में खत्म हो गई थी या कम हो गई थी। आंखों की रोशनी चली जाती थी। आज तक भोपाल जिले में काफी जगह पर ऐसा कार्य होता है। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे भोपाल रियासत के बारे में, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते चलेंगे। भोपाल रियासत की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 5-6 व्यक्तियों को व्यक्तित्व समझना पड़ेगा। इन्होंने किसका निर्माण किया, कैसे क्या हुआ है। रानी कमलावती के बारे में जानना होगा, दोस्त मोहम्मद खां के बारे में, कुदसिया बेगम के बारे में हमें जानना पड़ेगा और सिकंदर जहां बेगम के बारे में, शाहजहां बेगम, हमीद उल्ला खां के बारे में हमें जानना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं, रानी कमलापति के बारे में जानते हैं। इनके पुत्र का नाम नबल शाह था। इनके पुत्र का नाम नबल शाह था और इनके पति का नाम क्या था? निजाम शाह। निजाम शाह या निजम शाह, निजम शाह इनके पति का नाम था। रानी कमलावती पैलेस कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है और 2021 में इन्हीं के नाम पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। इन्हीं के नाम पर कमलापति ब्रिज बनाया जा रहा है। इनके पुत्र का नाम नबल शाह था और पति का नाम निजम शाह। जो पति के जो भतीजा थे, भतीजा का नाम था चैन शाह। चैन शाह, चैन शाह ने निजाम शाह की मृत्यु दे दी थी। क्या करके इन्हें जहर देकर मार डाला था गिन्नौरगढ़ के किले में। गिन्नौरगढ़ के किले में किसकी मृत्यु हुई? निजाम शाह की। चैन शाह निवास भी कहाँ करता था? गिन्नौरगढ़ के किले में। चलिए, रानी कमलावती के बारे में आपको 2 चीजें याद हुई कि पुत्र का नाम निबल शाह था, पति का नाम निजाम शाह था, भतीजा चैन शाह था और इन्होंने गिन्नौरगढ़ के किले में जहर देकर निजाम शाह की मृत्यु दे दी थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। दोस्त मोहम्मद खां भारत आता है। दोस्त मोहम्मद खां एक अफगानी मराठा था। यह कौन था? अफगानी मराठा। अफगानी मराठा था दोस्त मोहम्मद खां। यह भारत में कब आया? जब भारत में एक रियासत जिसमें औरंगजेब राज करता था, औरंगजेब राज करता था। औरंगजेब की मृत्यु हुई जब, कब? 1707 में। तब ये अफगानी मराठा भारत में आया और मध्य प्रदेश में आक्रमण कर दिया और कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा ही भोपाल की स्थापना हुई थी। भोपाल का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्त मोहम्मद खां को। भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां हैं और समय है 1723 से लेकर 1724 का।
1723 से लेकर 1724 में भोपाल रियासत की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। समय आया 1818 का। 1818 का समय आया। इस समय पर अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खां धीरे धीरे समय काटते गए और भोपाल की राजधानी इन्होंने जगदीशपुर को बनाई। जगदीशपुर को अपनी भोपाल की राजधानी बनाई और जगदीशपुर का नाम बदलकर इन्होंने इस्लामाबाद रख दिया। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कुछ निर्माण कराया स्मारक का। कौन-कौन से स्मारक का निर्माण कराया और चमन महल का निर्माण कराया। रानी महल का निर्माण भी दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा कराया गया इस्लामाबाद में। इसकी राजधानी को भी इस्लामाबाद ही कर दिया, भोपाल की राजधानी को। इसके उत्तराधिकारियों ने एंग्लो भोपाल संधि की। इसके उत्तराधिकारियों ने एंग्लो भोपाल की संधि की। एंग्लो भोपाल की संधि की और उस संधि में भोपाल को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। भोपाल को क्या किया? ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। आपको यह चीज़ें याद रखना है। दोस्त मोहम्मद खां ने नहीं, उसके उत्तराधिकारियों ने यह संधि की। किस नाम से? भोपाल एंग्लो संधि। इसमें ब्रिटिशों को यह भोपाल राज्य मिल गया। दोस्त मोहम्मद खां धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो गया और 1728 में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। 1728 में इनके पुत्र का नाम था यार मोहम्मद खां। यार मोहम्मद खां। यार मोहम्मद खां इनके पुत्र का नाम था। इन्हें ही भोपाल का पहला नवाब बनाया गया। भोपाल का पहला नवाब कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो यार मोहम्मद खां का नाम ही आएगा। दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा कहाँ स्थित है या फिर फतेह बीबी ने बनवाया है? कब? 1742 में इनका मकबरा बनवाया गया था। 1742 में दोस्त मोहम्मद खां। जब दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु हुई 1728 में, इसके बाद अगले मराठा भारत आए जिनका नाम था पेशवा बाजीराव प्रथम। 1728 में आए पेशवा बाजीराव प्रथम। दोस्त मोहम्मद खां के बारे में एक और चीज़ आपको बताना है कि इन्होंने 2.5 सीढ़ी का मस्जिद निर्माण कराया था। यह आपको पिछली वीडियो में भी शायद मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। पेशवा बाजीराव प्रथम 1728 ईस्वी के बाद भारत आए। यह भी एक मराठा शासक थे क्योंकि वह भी मराठा शासक था। पेशवा बाजीराव प्रथम को ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि यह एक प्रमुख अपराजित हिंदू सेनानी थे। अपराजित हिंदू सेनानी थे। हिंदू सेनानी इसे ही कहा जाता है, पेशवा बाजीराव प्रथम को। इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि खरगोन जिले में बनी हुई है। खरगोन जिले की जब हम बात करेंगे तो खरगोन जिले में इनकी समाधि को बनाया गया है, पेशवा बाजीराव प्रथम को। जब पेशवा बाजीराव प्रथम भारत में राज्य करने आए, भोपाल में राज्य करने आए, तो हैदराबाद के निजाम बाजीराव से जीत नहीं पाए। बाजीराव की जीत नहीं हुई हैदराबाद के निजाम से। आपको बताना है कि उस समय हैदराबाद के निजाम कौन थे जिनके साथ संधि की गई थी? दौरा सराय की संधि। दौरा सराय की संधि। दौरा सराय संधि की गई थी पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच में। इस संधि में नर्मदा और चंबल के मध्य में सारा क्षेत्र मराठाओं को मिल गया था। नर्मदा प्लस चंबल का सारा क्षेत्र। चंबल का सारा क्षेत्र किसे मिल गया था? मराठाओं को मिल गया था। मराठा इसमें राज्य कर रहे थे। आपको पेशवा बाजीराव के बारे में 2 चीजें याद रखना है कि अपराजित हिंदू सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? पेशवा बाजीराव को। और समाधि इनकी कहाँ है? खरगोन जिले में। किस स्थान पर? रावेरखड़ी नामक स्थान पर। रावेरखड़ी नामक स्थान पर पेशवा बाजीराव की क्या है? समाधि स्थली है। जैसे भोपाल का नाम बेगमों का शहर कहा जाता है, इसलिए आपको यह भी तो याद ही होगा कि कुदसिया बेगम, कुछ कई बेगम यहाँ राज्य करते थे। जैसे कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और 2-3-4 नाम हैं। इस तरह से कुदसिया बेगम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कुदसिया बेगम ने भोपाल पर सन 1819 से लेकर 37 तक राज्य किया। भोपाल की प्रथम महिला शासिका के नाम से इन्हें ही जाना जाता है। प्रथम महिला शासिका, जो कि भारत की प्रथम महिला मध्य प्रदेश की प्रथम महिला शासिका है। भोपाल की प्रथम महिला शासिका है। और भारत की प्रथम महिला शासिका, क्योंकि मेरे मुंह से निकल ही गया, भारत की प्रथम महिला शासिका या दिल्ली की प्रथम महिला शासिका के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास उत्तर होना चाहिए रजिया सुल्तान को।
कुदसिया बेगम सन 1819 से लेकर 1837 तक राज्य करती है और कुछ निर्माण भी कराती है। निर्माण कराती है, किसका किसका निर्माण कराती है आपको याद होना चाहिए। कुदसिया बेगम के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण, या फिर इसे शुक्रवार मस्जिद भी कह सकते हैं। शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, जामा मस्जिद को। जामा मस्जिद का निर्माण के लिए इन्होंने नींव डाली थी 1832 में। जब 1832 में इन्होंने जब नींव डाली होगी तो 5 साल के अंदर तो अपना कार्यभार संभाल नहीं लिया होगा, और जामा मस्जिद जाके संपूर्ण हुआ कब? 1857 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा कराया गया था। और किसका निर्माण कराया गया था? मोती महल का निर्माण भी इनके द्वारा ही कराया गया था। हालांकि मोती महल मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर है, मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में मोती महल का निर्माण कराया था, भोपाल में कुदसिया बेगम के द्वारा कराया गया था। गौहर महल का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया। गौहर महल का निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा ही कराया गया था। कब? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में गौहर महल का निर्माण इनके द्वारा भोपाल में कराया गया, जो कि भोपाल रियासत का पहला महल था, गौहर महल। चलिए, मोती महल के बारे में हमने बात की है। मोती महल कुदसिया बेगम के बारे में ही आगे चलते हैं। मोती महल का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। मैं आपको बता दूं, मोती महल मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर है। जैसे भोपाल में है मोती महल, ग्वालियर में है मोती महल, बुरहानपुर में मोती महल है, जबलपुर में मोती महल है, और मंडला में मोती महल है। देखिए कितने जगहों पर मोती महल का निर्माण कराया गया है। भोपाल में, ग्वालियर में, बुरहानपुर में, जबलपुर में और मंडला में। आपको यह याद रखना है कि मोती महल कहाँ कहाँ स्थित है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 3 नाम दे दिए जाते हैं और एक इनसे अलग दे दिया जाता है। आपको बताना है कि मोती महल कहाँ स्थित नहीं है। ऐसे प्रश्न मोती महल से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया है। अगली शासिका का नाम था सिकंदर जहां बेगम। इनका समय काल 1844 से लेकर 1868 के बीच में आता है, मतलब 1857 इनके ही बीच में आएगा। 1857 जब भारत में क्रांति हुई थी, भोपाल की बागडोर इन्हीं के द्वारा संभाली गई थी, सिकंदर जहां बेगम का। लेकिन बात तो यह है कि यह अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। यह बात अच्छी नहीं लगी। हमारे मध्य प्रदेश के होने के बाद भी यह अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका मूल नाम मोती बीबी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मोती बीबी के नाम से भी सिकंदर जहां बेगम को जाना जाता है। इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया है। मोती मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा ही कराया गया है। मोती मस्जिद में मोतिया पार्क भी बनाया गया है। मोती मस्जिद का निर्माण जब इन्होंने कराया तो मोती मस्जिद के निर्माण में, मोती मस्जिद में सिर्फ 2 चीज़ों को लगवाया। इसमें सिर्फ सफ़ेद पत्थर और लाल पत्थरों का निर्माण ही किया गया है। मोती मस्जिद का निर्माण किन पत्थरों से किया गया है? आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थर से किया गया है मोती मस्जिद का निर्माण। आगे बढ़ते हैं शाहजहां बेगम के बारे में। शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताजमहल का निर्माण कराया है। भोपाल में एक ताजमहल है, उनका निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया है। भोपाल में क्या है? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण, भोपाल के ताजमहल का निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा ही कराया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने इसे हेरिटेज होटल बनाने के लिए लीज पर दिया हुआ है आजकल। मध्य प्रदेश में ताजमहल का निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा ही बनाया गया था। और ताजुल मस्जिद का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया है। ताजुल मस्जिद का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताजुल मस्जिद, मस्जिदों का ताज इसे कहा जाता है। ताजुल मस्जिद को मस्जिदों का ताज कहा जाता है। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ सन 1866 से और इसे रोक दिया गया था। 1771 में इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इसके बाद इमरान खां और मौलाना शहीद के द्वारा 1985 में इसका निर्माण पूरा कराया गया। ताजुल मस्जिद का निर्माण, हर 3 साल में यहाँ इस्तीमा उर्स का मेला भी लगता है। नवंबर महीने में कौन सा मेला लगता है? इस्तीमा उर्स का मेला। शाहजहां बेगम के बारे में बात समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। खुसरो जहां बेगम या फिर सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इनका समय काल था 1901 से लेकर 1926। मुस्लिम होने के कारण, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
के प्रथम चांसलर के रूप में इन्हें जानते हैं, सुल्तान जहां बेगम को। अलीगढ़ मुस्लिम अली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं के द्वारा या फिर प्रथम चांसलर इन्हीं को माना जाता है। जो महल निर्माण इनके द्वारा कराया गया था खुसरो जहां के द्वारा, तो शौकत महल का इनके द्वारा निर्माण कराया गया था, शौकत महल का। भोपाल नगर जो कि आजकल भोपाल नगर निगम कार्यालय वर्तमान में बना हुआ है। मिंटो हॉल का स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी 1901। और मिंटो हॉल की निर्माण कब हुआ है? 1909 में, मतलब इनके द्वारा ही कराया गया होगा मिंटो हॉल का निर्माण, जो कि मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे इनके नाम क्या है? खुसरो जहां बेगम के बाद हमीदुल्लाह खान 1926 से लेकर 1960, हाँ 1960 तक मध्य प्रदेश में इनका शासन था, 1960 तक। इसका मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के आज़ादी के समय हमीदुल्लाह खां ही यहाँ की बागडोर संभाल रहे थे। जब भोपाल स्वतंत्र हुआ 1948 को, तब यह जाकर भोपाल रियासत मध्य प्रदेश भारत में मिली नहीं थी। उस समय पर भोपाल रियासत यहाँ चालू थी, हमीदुल्लाह खां यहाँ के शासक थे। हालांकि 1948 में कुछ मांग उठी, आंदोलन किया रतन कुमार जैसे प्रमुख नेताओं ने। रतन कुमार के नाम से मैं आपको बता देता हूँ, नई शाह या नई राह पत्रिका का निर्माण या निर्माता इनके द्वारा किया जाता था, रतन कुमार के द्वारा। भोपाल में इन्हीं के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। भोपाल में भी, याद रखिएगा, जलियांवाला कांड कहाँ हुआ? भोपाल में ही हुआ। अमृतसर को तो आप जानते हो, लेकिन भोपाल को नहीं जानते हो। 1938 में इन्हीं के शासनकाल में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, क्योंकि जाफर खान यहाँ तिरंगा लहराना चाहते थे आज़ादी से पहले। तिरंगा लहराने को लेकर नर्मदा के किनारे क्या हुआ? जलियांवाला कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। पहली बार 4 बार हुआ है। पहली बार 1938 में हुआ, 1938, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, भोपाल में हुआ यह कांड। और आप सभी को याद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 में भी हुआ है। सभी जानते हो, अमृतसर में हुआ है यह वाला कांड, अमृतसर में, इस डेट पर। एक बार छतरपुर में हुआ है 14 जनवरी को, 14 जनवरी को सन 1931 को, 14 जनवरी सन 1931 में छतरपुर में हुआ है, उर्मिल नदी के किनारे। एक बार भोपाल में भी हुआ है 11 जनवरी के दिन। चलिए, यहाँ पास इस वीडियो का समापन हम करते हैं, क्योंकि प्रमुख रियासत में जितने व्यक्तियों का व्यक्तित्व था, यहाँ पास समाप्त होता है। आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले की। राजगढ़ जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिनका नाम आपके सामने है: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिले कर्क रेखा में लगे हुए जिले हैं। भोपाल संभाग का निर्माण 1956 में हुआ। उसी के साथ साथ राजगढ़ जिले का निर्माण भी सन 1956 में ही कर दिया गया था, सन 1956 में। राजगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है 6153 वर्ग किलोमीटर, या कहीं कहीं पास 6154 वर्ग किलोमीटर भी दर्शाया गया है। राजगढ़ जिले की जनसंख्या लगभग 5 लाख है। आगे बढ़ते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि राजगढ़ जिले की कितनी है? 23.26% है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 251 है। लिंगानुपात के अनुसार 1000 पुरुषों में 956 महिलाएं शामिल हैं। शिशु लिंगानुपात 920 का है। साक्षरता दर पूरे जिले की 61.21% है, जहां पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 73.2% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर
48.94% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 6154 वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको बताया है 6153 या 54 कह सकते हैं आप। राजगढ़ जिला प्रदेश की उत्तर पश्चिमी भाग में एक सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है। कौन सी सीमा है, किस जिले से मिलती है, आपको याद रखना पड़ेगा। राजगढ़ जिले के अंतर्गत 9 तहसीलें आती हैं। राजगढ़, खलीजपुर, जीजापुर, ब्यावरा, पचौरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खुजनेर, सुठालिया ये सभी शामिल हैं, जिसमें से आपको ब्यावरा तहसील के बारे में ज़्यादा याद रखना है। यह राजगढ़ की सबसे बड़ी व्यापारिक दृष्टिकोण से तहसील है। सबसे बड़ी व्यापारिक दृष्टिकोण से तहसील है क्योंकि इस तहसील में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों का चौराहा माना जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा तहसील को ही कहा जाता है। आपसे कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि नेशनल हाईवे त्रिभुज का शीर्ष मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो त्रिभुज का शीर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा बैतूल में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा नामक तहसील राजगढ़ में उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या है। राजगढ़ जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भोपाल जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते थे? 7 इसका सही उत्तर होगा। विधानसभा क्षेत्रों को आपको याद नहीं रखना है। राजगढ़ जिले की सीमा में प्रदेश में अन्य 5 जिले आते हैं। सीमा से 5 जिले टच करते हैं। कौन कौन से? शाजापुर, सीहोर, आगरमालवा, भोपाल और गुना। 5 जिले कौन कौन से लगते हैं राजगढ़ जिले के? आपको याद होना चाहिए शाजापुर, सीहोर, आगरमालवा, भोपाल और गुना 5 जिले हैं जो कि राजगढ़ जिले से मिलते हैं। राजगढ़ जिला पूर्व में भोपाल से, उत्तर पूर्व में गुना से, दक्षिण में सीहोर और शाजापुर से, पश्चिम में आगरमालवा जिले से तथा उत्तर में राजस्थान से घिरा हुआ है। उत्तर में यह राजस्थान से सीमा बनाता है। यह एक राज्य है राजस्थान, आप सभी को पता होगा। राजगढ़ जिले को प्राचीन काल में झंझनीपुर और कनकीपुर के नाम से जाना जाता था। जो भील जनजाति थे इनके द्वारा यह नाम दिया गया था। झंझनीपुर और कनकीपुर आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। राजगढ़ का वर्तमान नाम महाराजा गज सिंह ने सन 1966 में अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर दिया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से कर्क रेखा गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। यह आपको याद रखना होगा। कम से कम बड़ा बड़ा डाटा तो याद ही रखना पड़ेगा। आप जिले याद नहीं कर सकते तो कम से कम 14 जिले तो याद ही कर लीजिए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि नेशनल हाईवे त्रिभुज किसको कहा जाता है, शीर्ष कहाँ है, बैतूल में स्थित है। राजगढ़ जिले के नरसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे वर्ष 1974 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में चिड़ी खो झील स्थित है। इस झील व अभ्यारण्य को संयुक्त रूप से मालवा ए कश्मीर का नाम दिया जाता है। चिड़ी खो झील को और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को संयुक्त नाम से मालवा ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है। राजगढ़ जिले के गणेशपुरा नामक स्थान पर भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थित है। गणेशपुरा में। राजगढ़ जिला वर्ष 1995 में मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला पहला जिला था। मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला पहला जिला कौन था? मध्य प्रदेश का राजगढ़ आपके पास उत्तर होना चाहिए। भारत का भी राजगढ़ उत्तर होना चाहिए। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में काली सिंह नदी के किनारे रूपमती और बाज बहादुर की समाधि स्थित है। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहाँ स्थित है? सारंगपुर जिले में।
समाधि कहाँ स्थित है? सारंगपुर जिले में। और रूपमती महल कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है, आपको याद रखना होगा। रूपमती महल कहाँ स्थित है? मांडू में। मांडू में हाथी झूला भी स्थित है। हाथी झूला। और रेवा कुंड भी कहाँ, अगर आपसे पूछ दिया जाए रेवा कुंड कहाँ स्थित है? मांडू में ही स्थित है। चलिए, जब मांडू पढ़ेंगे अपन तब याद कर लेंगे। फिलहाल राजगढ़ जिले की काली सिंध नदी के किनारे रूपमती और बाज बहादुर की समाधि स्थल स्थित है। रूपमती महल मांडू में है, हाथी झूला मांडू में है, रेवा कुंड भी मांडू में है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला है। इसे मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। पिछला नाम झंझनीपुर था और कनकीपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ में किस नाम से भी जाने लगा? मरुभूमि। मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है इस जिले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ जिला WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कैंसर देने वाला मरीज था 2007 में। लेकिन सबसे ज्यादा भाई वो भी तो तंबाकू तो भी तो यहीं खाया जाता है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू का उपभोग किस जिले में होता है? राजगढ़ इसका सही उत्तर है भैया। राजगढ़ जिले में नेवज नदी के किनारे राजगढ़ का किला स्थित है। नेवज नदी के किनारे राजगढ़ की सिटी स्थित है, यहाँ किला भी स्थित है। नेवज का अन्य नाम अगर आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, नेवज नदी का दूसरा नाम क्या है, तो निर्विंध्या नाम से भी इसे जाना जाता है। निर्विंध्या नाम से राजगढ़ से उत्पन्न होती है नेवज नदी। राजगढ़ से स्थित है काली सिंध नदी, अजनार नदी, दूधी नदी, सब के सब राजगढ़ से निकलती है। काली सिंध को अपन कुंडलिया में क्या है, कुंडलिया डैम भी बना हुआ है। सारंगपुर किसके किनारे बसा हुआ है? मैंने आपको अभी अभी पढ़कर बताया है। काली सिंध किसके किनारे बसी हुई है? सॉरी, काली सिंध के किनारे सारंगपुर भी बसा हुआ है। राजगढ़ जिले में खलीजपुर का किला भी अवस्थित है। खलीजपुर का किला जिसका निर्माण राजा उग्रसेन के द्वारा कराया गया था। राजगढ़ जिले के झीरी गांव में लोग संस्कृत में बात करते हैं। एक प्रमुख गांव है झीरी गांव, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में बात करते हैं। राजगढ़ जिले के सांकाजी की छवि और चारबाग की छतरी भी स्थित है। सांकाजी की छतरी और चारबाग की छतरी कहाँ स्थित है? राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले में पीलू खेड़ी में औद्योगिक केंद्र भी स्थित है। राजगढ़ जिले में खलीजपुर तहसील में खलीजपुर बावड़ी स्थित है। और राजगढ़ जिले में प्रसिद्ध कबरा की गुफाएं भी स्थित हैं। कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजगढ़ के जिले में। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में तंबाकू में सर्वाधिक सेवन करने वाला है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया WHO के द्वारा सन 2007 में इसे सबसे ज्यादा कैंसर देने वाला राज्य बन गया था। सर्वाधिक तंबाकू का कैंसर भी यहीं होता है। यह देश का पहला जिला था जिन्होंने 1995 में मानव विकास सूचकांक भी प्रस्तुत किया था। मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करने वाला एक प्रमुख जिला राजगढ़ जिला था, जो देश का प्रमुख जिला था। 1995 में पहली बार मानव विकास सूचकांक इसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला यही है, इसलिए इसे मरुभूमि के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। शहीद कुंवर सिंह को मंगल पांडे व एमपी के प्रथम शहीद कुंवर सिंह को एमपी का मंगल पांडे व एमपी का प्रथम शहीद माना जाता है। किस नाम को? शहीद कुंवर सिंह को। मंगल पांडे तो आप जानते हैं ही हैं। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पहला नाम मंगल पांडे का ही आता है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ शहर की स्थापना सन 1631 में दीवान परसराम के द्वारा की गई थी। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ को प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण मालवा का कश्मीर भी कहते हैं। मालवा का कश्मीर राजगढ़ जिले के
नरसिंहगढ़ को कहते हैं और राजगढ़ को झंझनीपुर, कनिकपुर और मरुभूमि के नाम से जानते हैं। तीनों चीज अपन पढ़ चुके हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर में प्रसिद्ध नरसिंहगढ़ का किला बना हुआ है। इस किले का निर्माण राजा दीवान पारसराम के द्वारा करवाया गया था। पारसराम ने इस किले का निर्माण कराया, नरसिंहगढ़ का किला। राजा दीवान परसराम जी ने नरसिंहगढ़ किले के समीप एक तालाब का निर्माण भी करवाया, जिसे पारसराम तालाब के नाम से जान सकते हैं। पारसराम तालाब कहाँ स्थित है? राजगढ़ में ही स्थित है। चलिए राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में स्थित है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में छोटा महादेव मंदिर और बड़ा महादेव मंदिर दोनों के दोनों स्थित हैं। महादेव मंदिर छोटा और बड़ा अगर कभी भी पूछ दिया जाता है, आपको बता देना है नरसिंहगढ़ में स्थित है। राजगढ़ किले के सारंगपुर में काली सिंध नदी बहती है। सारंगपुर किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है। मैंने आपको बताया है कि कुंडलिया डैम भी काली सिंध नदी में ही बना हुआ एक प्रमुख डैम है, जो बागली देवास से उत्पन्न होती है। काली नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? देवास से। मैंने आपको गलती से बता दिया है, राजगढ़ जिले से उत्पन्न नहीं होती, यह देवास से उत्पन्न होती है। राजगढ़ जिले में 16 खंभा स्थित है। 16 खंभा मंदिर कहाँ स्थित है? राजगढ़ जिले में स्थित है। आपको यह चीज याद रखनी पड़ेगी। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में काली सिंध नदी के बीच में कपिलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। छोटा महादेव मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, यह सभी के सभी राजगढ़ में स्थित हैं, लेकिन सारंगपुर में कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की चट्टानों पर कपिल मुनि की तपस्या किया करते थे। राजगढ़ जिले के नेवज, जिसका नाम है निर्विंध्या इसका अलग नाम है, दूसरा नाम है, काली सिंध, अजनार, दूधी, सोनार, पार्वती नदियां प्रवाहित होती हैं। नेवज नदी का दूसरा नाम निर्वंध्या भी है। यह राजगढ़ से ही उत्पन्न होती है, नेवज नदी। काली सिंध के बारे में मैंने बताया। सारंगपुर इसके किनारे बसा हुआ है। कुंडलिया डैम यहीं है, देवास में उत्पन्न होती है। अजनार, दूधी नदी और पार्वती नदियां यहीं से प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ जिले के नेवज नदी से उत्पन्न होती है। चलिए आगे फिर से है। नेवज नदी को शास्त्रों में निर्विंध्या के नाम से जाना जाता है। झीरी नामक गांव, यहाँ से लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं, यह तो आपको पहले भी पता है। राजगढ़ जिले के नेवज नदी के तट पर श्रीनाथ मंदिर का बड़ा मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण राजा बल बहादुर सिंह के द्वारा कराया गया था। श्रीनाथ मंदिर जो कि राजगढ़ जिले में स्थित है। राजगढ़ व आगर मालवा जिले के बीच में काली सिंध नदी कुंडलिया बांध का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ जिला में नेवज नदी मोहनपुरा डैम बनाती है। मोहनपुरा डैम भी बनाती है और कुंडलिया डैम भी बनाती है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2018 में किया गया था। मोहनपुरा डैम का निर्माण। राजगढ़ जिले में श्रीनाथ जी का बड़ा मंदिर, धुरेल पशुनाथ मंदिर, शनि मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, भेष माता मंदिर, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, अंजनी लाल मंदिर आदि मंदिर हैं। यह प्रमुख रूप से मंदिर है। कहाँ? राजगढ़ जिले के अंतर्गत। इसे इतिहास में झंझनीपुर के नाम से जाना जाता है। भीलों के द्वारा यह नाम दिया गया था और कहा जाता है 1640 में परवार वंश यहाँ शासक करता था। परवार वंश का राजा कौन था? मोहन सिंह। मोहन सिंह 1640 में यहाँ राज्य करता था। भीलों के द्वारा जीता गया था और मोहन सिंह इसे जीत लिया था। राजगढ़ की स्थापना इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। मोहन सिंह के द्वारा 1766 ईस्वी में वर्तमान नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था, राज सिंह के नाम पर। राज सिंह ने 1766 में इनका नाम दिया था। रायसेन जिले की
यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। भोपाल संभाग में हमने 2 जिलों को कवर किया है। कौन-कौन से जिले? भोपाल और राजगढ़। आज बात है रायसेन की। रायसेन जिले में क्या-क्या महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सारसेन का किला या दुर्ग स्थित है, भोजपुर नामक जगह स्थित है, रायसेन में सांची स्तूप स्थित है, भीम बैठिका की गुफाएं हैं, बेतवा नदी का उद्गम है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं, रजनीश ओशो का जन्म है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला तथ्य आपके सामने है, रायसेन जिला जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। रायसेन जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन-कौन से? भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। पांचों जिलों को आपको याद रखना है कि कौन सा जिला आता है किस संभाग के अंतर्गत। रायसेन जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। 1 नवंबर सन 1956। इसका मतलब भोपाल संभाग बनने के साथ-साथ रायसेन जिले का गठन कर दिया गया था। जबकि भोपाल जिले का गठन साथ में नहीं किया गया था। भोपाल जिले का गठन सन 1972 ईस्वी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आपके पास उत्तर होना चाहिए 8,466 वर्ग किलोमीटर। कितना? 8,466 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिला जो कि मध्य भाग में स्थित भू आवेष्टित जिला है, मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित भू आवेष्टित जिला है। वैसे भोपाल भी भू आवेष्टित जिला ही है जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। भू आवेष्टित जिला कैसा जिला होता है? जिस जिले की सीमा रेखा किसी भी समुद्र तल से नहीं मिलती, वह भू आवेष्टित जिला ही कहलाता है। साथ में याद रखना है कि रायसेन जिला किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं मिलती या किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूती है। और यह भी याद रखना है कि रायसेन जिले के अंतर्गत 9 तहसीलें आती हैं। आपको तहसीलें याद बिल्कुल नहीं करना है। रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला आता है जो कि अपने तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजा उदयवर्मन के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। रायसेन जिले के अंतर्गत रातापानी वन्यजीव अभयारण्य आता है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इस अभयारण्य की स्थापना सन 1976 में की गई थी। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना सन 1976 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 890 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। 890 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में प्रदेश का पहला तितली पार्क अवस्थित है, जबकि प्रदेश का दूसरा सेकेंड तितली पार्क इंदौर के राला मंडल में अवस्थित किया गया है। तितली पार्क पहला है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में। यह कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में। रायसेन जिले के पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं स्थित हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं स्थित हैं। यह इतिहास के रूप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती हैं। प्रागैतिहासिक काल की। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी का नाम है मंडीदीप। रायसेन जिले के औद्योगिक मंडी का नाम है मंडीदीप। औद्योगिक केंद्र मंडीदीप है। यहाँ जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना अवस्थित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना अवस्थित किया गया है। और साथ ही मंडीदीप में ग्रेफाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है जिसका नाम है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? अगर आपने पेंसिल का यूज़ किया होगा तो पेंसिल के बीच में जिससे आप नोक बनाते हैं वह ग्रेफाइट की ही बनी होती है पेंसिल। आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित एक सांची का स्तूप भी अवस्थित है जिसका निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था सांची स्तूप का निर्माण, जो कि एक सबसे बड़ा स्तूप माना गया है। सांची स्तूप में कुल 3 स्तूप हैं। इन स्तूप में नीचे महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों
जिनका नाम है महामोगलायन व सारीपुत्र, इन दोनों की अस्थियां संरक्षित की गई हैं स्तूपों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची की स्तूपों की खोज सन 1818 ईस्वी में की गई है। ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी तथा मार्शल के को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा गया था। किसको? मार्शल जी को, जॉन मार्शल को इसके संरक्षण का कार्यभार सौंपा गया था। जॉन मार्शल इसका पूरा नाम है। 1818 ईस्वी में इसे खोजा गया था। सन 1822 से 1919 तक इन स्तूपों को उत्खनन और जीर्णोन्नयन करवाया गया तथा इसे पुनः खड़ा किया गया, जीर्णोद्धार कराया गया, मतलब इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। आप कह सकते हैं मतलब जैसे दीवार का कलर उखड़ जाए तो उसमें पेंटिंग कराना, कुछ इस तरह से। सांची स्तूपों को वर्ष 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। सांची स्तूपों को 1989 में, आपको यह डेट याद रखनी है, वर्ष याद रखना है। सांची के स्तूपों में जो अभिलेखों सांची में मिले अभिलेखों में सांची के स्तूप को क्या कहा गया है, आपको याद रखना है, काकनाद बोट, काकनाद बोट। हालांकि सांची के स्तूपों को और कई नाम दिया गया है, जैसे बैदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाड, बोट श्री पर्वत, कुछ इस तरह से नाम दिया गया है सांची के स्तूपों को। आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूं। पहला तो आपके सामने है काकनाद बोट, दूसरा है बैदिसगिरी, तीसरा है चेतियागिरी, चौथा है काकनाड, पांचवा है बोटश्री पर्वत, बोटश्री पर्वत। आप इसे याद कर सकते हैं। इन स्तूपों को साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना गया है। किस किस का प्रतीक माना गया है? साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना गया है। रायसेन जिले के सांची में वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ? रायसेन में स्थापित है। सन 2012 में इसे स्थापित किया गया है। सांची स्तूप की आकृति वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा 200 के नोट पर छापी गई है। आप इसे याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। रायसेन जिले के भोजपुर में बेतवा नदी के किनारे भोजपुर का शिव मंदिर अवस्थित है। भोजपुर के शिव मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसे भी आपको याद रखना है। जैसे भोजपुर शिव मंदिर में स्थित यह शिवलिंग विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है, विश्व का है, इसलिए आपको याद रखना है। भोजपुर में स्थित इस शिवलिंग को मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। दो बातें, जैसे विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है, दूसरा इसे मध्य व उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यह बेतवा नदी के किनारे है। देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। इस शिवलिंग का निर्माण धार राजा परमार वंश राजा भोज के द्वारा कराया गया था, जिसके कारण इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया। भोजपुर में देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। भोजपुर कहाँ स्थित है? आपसे परीक्षा प्रतियोगी में पूछ दिया जाता है। मैंने कवर कराया है, आपको ऑप्शन क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जिसके ऑप्शन में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भोजपुर था। आपने इसका सही उत्तर दिया था। रायसेन जिले में फरीद उल्लाह शाह पीर का दरगाह भी स्थित है। कहाँ? रायसेन में। रायसेन जिले में बेतवा, बरना, नर्मदा आदि नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? बेतवा, बरना, नर्मदा, तदौनी, धसान और नर्मदा। आपके पास नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। बेतवा, बरना, जिसे आप बारना नदी भी कह सकते हैं, नर्मदा नदी, तेदौनी नदी और धसान नदी भी यहाँ से गुजरती है। किस जिले से? रायसेन जिले से। चलिए, रायसेन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने यहाँ पास लगभग समाप्त होते हैं। चलिए ओशो के बारे में जानते हैं, रजनीश ओशो के बारे में।
रजनीश ओशो कौन थे? यह रायसेन से में इनका जन्म हुआ था। कब? 11 दिसंबर, चलिए इसका मैं कलर बदल लेता हूँ, 11 दिसंबर सन 1931 में रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। कहाँ? रायसेन में। इनकी मृत्यु की डेट अगर आपको याद करनी है तो 19 जनवरी सन 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम था राजेंद्र जैन। इनकी शिक्षा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हुई थी 1981 से लेकर 1985 तक। यह मध्य प्रदेश, यह कहाँ रहे? अमेरिका में। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में इनका आश्रम भी बना हुआ है। इनकी बुक का नाम है, जो कि एक कठिन बुक का नाम है, आप इसे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ग्लिप्सेंस ऑफर्ड माई गोल्डन चाइल्डहुड इनकी प्रमुख बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारसेन का किला। सारसेन का किला भी रायसेन में ही स्थित है। रायसेन में स्थित है क्या सारसेन का किला? कहाँ स्थित है यह आपको याद करना है। गोंड शासक के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, जिनका नाम था राजा राजबसंती के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था सारसेन के किले का। कब निर्माण कराया गया था? निर्माण का वर्ष था 1532 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। यह रायसेन की सबसे ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है सारसेन का किला। इस किले के अंतर्गत तीन राजमहल हैं। तीनों राजमहल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है बादल महल, इसका नाम है, यह सारसेन किले के अंदर स्थित है। दूसरा राजा रोहित महल भी इसके अंदर स्थित है और इत्र महल भी इसके अंदर स्थित है। आपको यह तीनों के तीनों महल याद करके रखने हैं। सारसेन किले के अंतर्गत अंदर यह स्थित है। बात करें तो 1932 में इसका निर्माण कराया गया और निर्माण के साथ साथ जब राजा पूरनमल यहाँ का इस दुर्ग का राजा था, तब शेरशाह सूरी ने इसे जीत लिया था सन 1543 में। किसने जीता था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी को माना जाता है कि कुरान की झूठी कसम किसके द्वारा खाई गई थी? कुरान की झूठी कसम शेरशाह सूरी के द्वारा खाई गई थी। यह एक अफगानी शासक था। चलिए सांची के स्तूप के बारे में अगर हम बात करें, सांची के स्तूप के बारे में, यह एक प्रकार का मिट्टी का टीला है। क्या है? मिट्टी का टीला सांची स्तूप है। इसकी स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। बेतवा नदी के किनारे सांची का स्तूप निर्मित है। यह सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया सबसे बड़ा स्तूप है, यह आप याद कर सकते हैं। और 2 बुद्ध शिष्यों की अस्थि यहाँ संरक्षित की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया, सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थि यहाँ संरक्षित की गई है। इस स्तूप का निर्माण किस शैली में किया गया है, यह काफी बार पूछ दिया जाता है, तो आपको बताना है भरहूत शैली में। भरहूत शैली में इस स्तूप का निर्माण कराया गया है। और भरहूत स्तूप कहाँ है, यह आपसे जब कभी पूछा जाए तो सतना जिले में उचेहरा नामक स्थान पर भरहूत स्तूप क्या है? अवस्थित है। सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा धरोहर में शामिल किया गया है। सन कौन सा डेट था? 1989 में। यह आपको डेट बाय डेट याद करना पड़ेगा। और इसकी खोज कब हुई है? 1818 ईस्वी में। किसके द्वारा? जनरल टेलर के द्वारा और जॉन मार्शल के द्वारा इसे संरक्षण दिया गया है। इसका आकार आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इसका आकार आपको बताना होगा, अर्धवृत्ताकार आकार है इसका, अर्धवृत्ताकार। इस तरह का कुछ स्तूप बना हुआ होगा। इसके वेदिका का निर्माण या रेलिंग का निर्माण, वेदिका में जो बनी रेलिंग है उसका निर्माण शुंग वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप छाया हुआ है। भीम बैठिका की गुफाओं के बारे में बात करें तो यह रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित है। कहाँ? अब्दुल्लागंज में। अब्दुल्लागंज में स्थित है रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। यह एक पाषाणकालीन या फिर नवपाषाणकालीन गुफा है। आदि मानव के शैल चित्र यहाँ बना हुआ है। आदि मानवों का क्या हुआ है? शैल चित्र यहाँ बना हुआ है। यहाँ से आपको पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले साक्ष्य भीमबैठका की गुफाओं से ही मिले हैं। यह गुफाएं लगभग 600 वर्ष पूर्व मानी जाती है। 600 वर्ष पिछली मानी जाती हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी और किस सन में की गई थी?
तो 1957-58 के पीरियड में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के द्वारा की गई थी, वाकणकर के द्वारा की गई थी। आप मेरे शब्दों को सुनते जाइएगा। इसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। कब? सन 2003 के आसपास इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में ऐतिहासिक स्थल है भीमबैठका की गुफाएं। आगे आते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? रायसेन में स्थित हैं, पटनी नामक गांव में। कौन से गांव का क्या नाम था? पटनी या पाटनी नामक गांव में स्थित है। यह एक प्रकार की प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। आगे चलते हैं भोजपुर। भोजपुर के बारे में तो पूरी बातें हो गई हैं। उत्तर और मध्य भारत का शोभनाथ मंदिर इसे ही कहा जाता है। उत्तर और मध्य भारत का शोभनाथ मंदिर इसे ही कहा जाता है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में ही स्थित है। भोजपुर में आपको प्रमुख बातें यह याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं बेतवा नदी। यहाँ से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज से ही होता है। रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बेतवा नदी के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। यह विंध्याचल श्रेणी के घोटी दंत पहाड़ी से निकलती है। घोटी दंत पहाड़ी से निकलती है कौन? बेतवा नदी। कुमारा गांव इसका प्रमुख नाम है। कुमारा गांव से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? बेतवा इसका प्रमुख नाम है। बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से मिल जाती है। किस स्थान पर यमुना से मिलती है? यह भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यह जाकर हमीरपुर में मिल जाती है। किससे? यमुना से। इसकी लंबाई अगर आपसे कभी पूछ दी जाए तो 480 किलोमीटर आप बता दीजिएगा। इसके और प्रमुख कई नाम हैं। कई नाम हैं इसके। शिवपुत्री, शिवपुत्री तो नर्मदा का भी नाम है। शिवपुत्री आप याद रखिएगा, शिवपुत्री इसे भी कहते हैं। शिवपुत्री के नाम से जाना जाता है बेतवा की नदी को भी। शिवपुत्री धसान, बेस, कुम्हरा गांव से निकलने वाली है। जामनी, बीना और हलाली, हलाली भी इस नदी को कहा जाता है। हलाली नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन से। बेतवा नदी को नहीं कहा जाता है हलाली नदी। इसे कत्ल की नदी भी कहते हैं हलाली नदी को। हलाली नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो आपको बता दूं, विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा, ललितपुर, झांसी और सागर, इतने जिलों से आगे चलती हैं। इतनी जगहों से आगे चलती हैं कौन सी नदी? हलाली नदी। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? आपके पास प्रश्न है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को ही कहा जाता है। और चलिए बेतवा नदी के बारे में और कुछ। बेतवा आइसलैंड अगर आपसे पूछ दिया जाए, बेतवा आइसलैंड किसे कहते हैं? बेतवा का आइसलैंड किसे कहते हैं? यह काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बेतवा का आइसलैंड तो देवगढ़ का जो एक किला है, निवाड़ी जिले में पड़ता है। देवगढ़ का किला बेतवा का आइसलैंड कहलाता है। आपको याद रखना है। इसे आप 3 स्टार लगा सकते हैं। बेतवा नदी के किनारे मैंने अभी शायद नहीं बताया है आपको, माता टीला बांध बनाया गया है। यह ललितपुर में उपस्थित है, उत्तर प्रदेश के। और माता टीला बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त पन बिजली परियोजना है, जो कि बेतवा नदी के किनारे बेतवा नदी में माता टीला बांध बनाया गया है, उस बांध को लेकर। चलिए बेतवा नदी के बारे में लगभग इतनी ही है। जीवन रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहते हैं। कुछ नदी है जीवन रेखा है, और आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बेतवा नदी को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। बात करें क्षिप्रा नदी को, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। इसके क्या परिमाप थे? स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के रूप में मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कही जाती है। चंबल के बारे में बात करें तो चंबल नदी के बारे में पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे ही कहते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इसका अन्य नाम खूनी नदी भी इसे आप कह सकते हैं। चंबल नदी को खूनी नदी के नाम से भी आप जान सकते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश पठार की भी जीवन रेखा है। किस किस चीज की जीवन रेखा? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी है। मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा चंबल नदी है। आप इसे याद कर लीजिएगा। कुलबेहरा,
कुलबेहरा या फुलबेहरा नदी छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जा सकता है फुलबेहरा को। आगे आते हैं बेनगंगा। बेनगंगा नदी यह कहाँ की जीवन रेखा है? यह सिवनी की जीवन रेखा है। ध्यान रखिएगा, सिवनी की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बेनगंगा को। सिवनी का दूसरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश का लखनऊ आप इसे कहते हैं सिवनी को। बेनगंगा नदी जो है सिवनी की जीवन रेखा कहा जा सकता है। सोन नदी को कहाँ की जीवन रेखा कहते हैं? बघेलखंड की जीवन रेखा सोन नदी को, और माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। आपको यह चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है विदिशा जिले के बारे में। यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, आपको याद होने चाहिए, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में आता है। विदिशा जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। जब भोपाल संभाग का भी गठन किया गया था 1 नवंबर सन 1956 में। लेकिन भोपाल जिले के बारे में बात करेंगे तो भोपाल जिला 1 नवंबर 1956 में नहीं बना है, बल्कि यह सीहोर से अलग होकर 1972 में बनाया गया था इस जिले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदिशा जिले के कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 7,371 वर्ग किलोमीटर विदिशा का कुल क्षेत्रफल है। यह एक भू आवेष्टित जिला है। मैंने आपको बताया है भू आवेष्टित जिला क्या होता है, अर्थात की जगह पर यहाँ और होना चाहिए। विदिशा जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, यह किसी ना किसी मध्य प्रदेश के जिले से ही इसकी सीमा लगती है। 5 जिले आते हैं इसके अगल बगल, आगे चलकर बताएंगे आपको। इसमें 12 तहसीलें हैं। आपको तहसीलों के नाम याद करके नहीं रखना है, यह याद रखना है 12 तहसीलें हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, आपको यह चीज़ें याद रखनी है। विदिशा जिले से मध्य प्रदेश की 5 जिलों की सीमा लगती है, गुना, अशोकनगर, रायसेन, सागर और भोपाल। यह आपको याद करके रखना है कौन कौन से जिले की सीमा विदिशा जिले से लगती है। गुना, अशोकनगर, रायसेन, सागर और भोपाल 5 जिलों की सीमा लगती है विदिशा जिले से। विदिशा जिला पूर्व में दक्षिण विदिशा जिला पूर्व में सागर से, दक्षिण में रायसेन से, पश्चिम में भोपाल से, उत्तर पश्चिम में गुना से तथा उत्तर में अशोकनगर से घिरा हुआ है। यह भी अगर आपको याद ना हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि 5 जिले कौन कौन सी विदिशा जिले से सीमा बनाते हैं। विदिशा जिले के प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे नाम है प्राचीन में। इसे भेलसा या भिलसा भी कहा जाता था, बेसनगर, दसार्ण, महामालिस्तान, भद्रावती, आलमगीरपुर, भिलिसा, बेसनगर, आलमगीरपुर और दसार्ण, यह सभी के सभी नाम विदिशा जिले के ही हैं। जो विदिशा जिला का इस समय नाम प्रचलित है वह 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया हुआ नाम था विदिशा। विदिशा शहर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि विदिशा जिले से कई नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे सरोंज, बीना, बेतवा, बाणगंगा या थाल, हलाली जिसे कत्ल की नदी भी कहा जाता है, हथियारी नदी इसी को ही कहा जाता है हलाली नदी को। कौन कौन सी नदियां हो गई? सरोंज, बीना, बेतवा, बाणगंगा, हलाली, हथियारी या कत्ल की नदी। सभी के सभी नदियां विदिशा जिले से निकलती हैं, सॉरी निकलती नहीं है, बहती हैं विदिशा जिले में। आगे बात करें तो विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं हैं, यहाँ 20 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। जो गुफा नंबर 1 है और जो गुफा नंबर 18 है, यह दोनों गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 18, यह दोनों के दोनों, सॉरी गुफा नंबर 20, ये दोनों की दोनों गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। बल्कि जो 18 गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म से संबंधित है। यह गुफा हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें गुफा नंबर 1 व गुफा नंबर 20 जैन धर्म से संबंधित हैं तथा 18 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इस गुफा में एक लेटी हुई प्रतिमा है जो कि 12 अवतार की है। यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध प्रतिमा है, 12 अवतार की प्रतिमा जो कि लेटी हुई है। विदिशा जिला प्राचीन जिला में
प्राचीन काल में हाथी दांत के व्यापार के लिए जाना जाता है। आज भी यहाँ हाथी दांत मिल जाते हैं आपको। विदिशा जिले के बेसनगर में हेरियोडोरस द्वारा निर्मित गरुड़ स्तंभ की स्थित है। गरुड़ स्तंभ की खोज सन 1817 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। गरुड़ स्तंभ की खोज किसने की थी? 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। इस स्तंभ को खाम्ब बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ को, गरुड़ स्तंभ के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई 20 फीट 7 इंच है। कितनी ऊंचाई है? 20 फीट 7 इंच। यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि गरुड़ स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। हेलियोडोरस ने इस स्तंभ का निर्माण भागवत धर्म से प्रभावित होकर किया था। गरुड़ स्तंभ के बारे में बात हो गई तो हेलियोडोरस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह किसके शासन काल में भारत आया था? यह एक यूनानी था। यह भारत आया था किसके शासन काल में? आपके पास उत्तर होना चाहिए, भागभद्र के शासन काल में यह भारत आया था। भागभद्र जो कि एक शुंग शासक थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में शासनकाल किया था। इसने गरुड़ स्तंभ को बनवाया था बेसनगर के विदिशा में। यह भागवत धर्म से प्रभावित था, यह तो आप जानते ही हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? यह क्या है? शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? दसार्ण, जिसे विदिशा आज के जमाने में हम कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करें तो यह अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले एक प्रमुख राजा थे। इनके बेटे का नाम अग्निमित्र शुंग था। चलिए ज्यादा आगे न बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। हेलियोडोरस से अपन इतनी चीजें जान सकते हैं और काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हम इतिहास में आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। विदिशा जिले में सन 1956 में पुनर्गठन के समय राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील है। सिरोंज तहसील में और क्या पाया जाता है? अष्टखंभ का महल। अष्टखंभ का महल कहाँ है? अष्टखंभ का महल कहाँ पाया जाता है? विदिशा के खंभ। अष्टखंभ का महल कहाँ पाया जाता है? विदिशा के सिरोंज तहसील में। अष्टखंभ तो सिरोंज तहसील में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 16 खंभ कहाँ पाया जाता है? 16 खंभ या 12 खंभ। 16 खंभ आपको राजगढ़ में देखने को मिलता है और 12 खंभ आपको सीहोर जिले में देखने को मिलेगा। और अष्टखंभ कहाँ मिलेगा? विदिशा के सिरोंज तहसील में। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। कहाँ अपने टॉपिक से बिछड़ जाते हैं, लेकिन आपको यह चीजें याद तो रखना जरूरी है। विदिशा जिले से एक व्यक्ति थे जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनकी जन्म स्थली विदिशा जिले में ही है। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन में क्या प्राप्त किया है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए वर्ष सन 2014 में पाकिस्तान के मलाल यूसुफजाई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन के साथ साथ। विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से ही सिंध नदी का उद्गम स्थल है। सिंध नदी के बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे। सिंध नदी के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है वीडियो के अंत में। विदिशा जिले के गंज बौसौदा में प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर का मंदिर स्थित है। नीलकंठेश्वर मंदिर स्थित है। इसे उदयदित्य ने निर्माण कराया था। उदयदित्य यह किस शासनकाल से है? यह परमार राजा थे। नीलकंठेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था उदयादित्य ने। विदिशा जिले का ग्यासुर प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। विदिशा जिले में अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जैसे माला देवी का जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप यहाँ स्थित है, मानसरोवर विदिशा में स्थित है, अष्टखंभा मैंने आपको बताया सिरोंज तहसील में है। साथ साथ बताया है मैंने 16 खंभा कहाँ स्थित है और 12 खंभा आपको याद होना चाहिए। 16 खंभा राजगढ़ में और 12 खंभा सीहोर में स्थित है। मानसरोवर ताल, हिंडोला तोरण, साल भसिका मूर्ति, बाजरामठ मंदिर, वस्त्र मठ, यह सभी के सभी विदिशा के ग्यारसपुर नामक स्थान पर उपस्थित है। लोहांगी पर्वत भी यहीं स्थित है। खंभ बाबा का स्थान यहाँ यहीं स्थित है और एक है गाडरमर मंदिर, यहाँ भी यहीं स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में पिछले बारे में बात कर रहे थे। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गंज बसौदा में। आगे चलते हैं। अगर पॉलिटिकल क्षेत्र में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी व पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र यही रहा। विदिशा के क्षेत्र में ही अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज अपना शासनकाल करते थे। विदिशा में 28 फरवरी सन 2017 में देश का पहला 28 फरवरी सन 2017 में देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कब? 28 फरवरी सन 2017 में। विदिशा जिले में वर्ष 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोला था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? विदिशा जिले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। विदिशा जिले की सिंचाई के लिए नदी, बावड़ी और नाले, सर्वाधिक सिंचाई इसी से होती है, नदी से, बावड़ी से और नाले से। हालांकि यहाँ कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कालिदास बांध यहाँ बना हुआ है, हलाली नहर यहाँ चल रही है, जिसे अशोकनगर परियोजना के अंतर्गत चलाया गया है। विदिशा जिले की सिरौंज तहसील में सिंध नदी का उद्गम स्थल है। मैंने आपको शायद बताया भी है। विदिशा जिले में इतनी नदियां बहती हैं, सिंध, सरोंज, बीना, हलाली, बेतवा, यह सभी की सभी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। विदिशा जिले के गंज बसौदा, जो वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2018-19 तक मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल रहा है। कितना सेल्सियस पहुंचता था? 33 डिग्री सेल्सियस। अब तो 49 पहुंच जाता है। कहाँ, किस स्थान पर? यह आपको आगे दिया हुआ है। छतरपुर के नौगांव में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल माना गया है। विदिशा जिले में हलाली नदी पर हलाली परियोजना बनाई गई है। हलाली नहर परियोजना, यह विदिशा और रायसेन जिले 2 जिले इसमें मिलते हैं। कौन कौन से? विदिशा और रायसेन जिला। हलाली परियोजना किन 2 जिलों से में है? हलाली परियोजना किन 2 जिलों में है? विदिशा और रायसेन में। हलाली परियोजना या अशोक सागर परियोजना आप इसे कह सकते हैं। यह रेहटी सिंचाई परियोजना यहाँ भी स्थित है। रेहटी सिंचाई परियोजना विदिशा में स्थित है। या यह किस नदी पर है? बाह नदी पर स्थित है। रेहटी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? बाह नदी पर स्थित है। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक या सागर परियोजना के नाम से भी आप जान सकते हैं। विदिशा जिले में कालिदास बांध, इसे आप बरगल बांध या मकोड़िया बांध के नाम से भी जानते हैं। बरगल बांध या मकोड़िया बांध यहीं स्थित है। कालिदास बांध भी यहीं स्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ के सिरौंज नामक स्थान से निकली हुई सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी के बारे में डिटेल से चर्चा है और यह अपना अंतिम टॉपिक होगा अभी का। सिंध नदी के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 461 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है टोटल 9 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। सिंध नदी का जो मुहाना है वह यमुना नदी पर मिलता है। सिंध नदी का यमुना नदी से एक सहायक नदी है सिंधु नदी। मध्य प्रदेश के किन जिलों में बहती है? विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड, इन जिलों में सिंध नदी बहती है। इसका मुहाना कहाँ है? यमुना नदी पर है, पचनदा नामक स्थान पर। जालौन उत्तर प्रदेश में सिंध नदी का यमुना नदी से मिलती है। पचनदा क्या है? पचनदा में कुंवारी, पहुज, जमुना, चंबल तथा सिंध, ये 5 नदियां एक ही स्थान पर मिलती है यमुना नदी से, इसलिए इस नाम पर इस क्षेत्र को पचनदा कहा जाता है। सिंध नदी की सहायक नदियां कुंवारी है, कुंवारी नदी जो कि बाएं तरफ से मिलती है, और पहुज नदी जो कि दाहिने तरफ से मिलती है। जो इनके बारे में प्रमुख तथ्य होंगे सिंध नदी के बारे में वह आपके सामने है। सिंध नदी यमुना की एक सहायक नदी है, यह आप सभी जान चुके हैं। सिंध नदी मालवा के पठार, विदिशा, मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। यह भी आप जानते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। सिंध नदी ग्वालियर जिले की एक प्रमुख नदी है। यह महौर नदी भी सिंध नदी की सहायक नदी है। महौर नदी को समोहा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राचीन करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है महौरा नदी या फिर महौर नदी,
या समोहा नदी। सिंध नदी पर दो बांध बनाए गए हैं, मणिखेड़ा बांध। मणिखेड़ा बांध यह कि शिवपुरी के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे आप अटल सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, मणिखेड़ा बांध को। और मोहनी सागर बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है, सिंध नदी पर। यह भी शिवपुरी के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ही बनाया गया बांध है, मोहनी सागर बांध। हम जिलेवार श्रृंखला में आज सीहोर जिले पर आ चुके हैं, जो कि भोपाल संभाग का अंतिम जिला है। भोपाल संभाग के चारों जिलों को हम कवर कर चुके हैं। यह 5वां जिला आपके सामने है, सीहोर जिला। सीहोर जिले से जितने महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। सीहोर जिला कहाँ स्थित है? पहली बात, यह तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके साथ ही भोपाल संभाग में स्थित है, यह आप सभी जानते हैं। हम आपको बता दें कि भोपाल जिला सीहोर का पहला एक तहसील था। 1972 के पूर्व जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वह सीहोर की पहले तहसील हुआ करती थी। सीहोर जिले का गठन कब किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था, जब भोपाल संभाग बना था। आपको बता दें, भोपाल जिला अलग अलग समय पर बना हुआ था। 1 नवंबर सन 1956 में भोपाल संभाग का तो गठन हुआ था, लेकिन भोपाल जिले का गठन नहीं हुआ था। भोपाल जिले का गठन कब हुआ है? 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर का कुल क्षेत्रफल 6578 वर्ग किलोमीटर है, यह आपको याद रखना है। सीहोर जिला एक भू-आवेष्टित जिला है। इस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। यह भी याद रखें कि इसमें टोटल 9 तहसीलें हैं। तहसीलें यह याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह याद रखें कि 9 तहसीलें हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। आपको विधानसभा क्षेत्र भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुधनी को याद कर लीजिए, क्योंकि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान जी अपना युद्ध लड़ते हैं या यहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं। यह इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सीहोर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जिनका नाम है राजगढ़, रायसेन, हरदा, देवास, शाजापुर, भोपाल और होशंगाबाद। 7 जिले से लगती है। कौन कौन से? राजगढ़, रायसेन, हरदा, देवास, शाजापुर, भोपाल और होशंगाबाद। आपको 7 के 7 जिले याद करके टिप्स पर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। सीहोर जिला मालवा पठार क्षेत्र के अंतर्गत विंध्याचल रेंज पर आता है। कौन से रेंज पर आता है? विंध्याचल रेंज पर। सीहोर का प्राचीन नाम क्या है? सिद्धपुर और निजाम ए मशरीफ, इसका दोनों पुराना नाम है। सिद्धपुर, निजाम ए मशरीफ, यह दोनों नाम है। सीहोर नाम सीवान नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ गया था। सीहोर में देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय स्थापित है। कौन सा? आवासीय खेल विद्यालय, जो कि सीहोर जिले में स्थित है। सीहोर में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र भी स्थित है। यह कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव संयंत्र सीहोर में ही स्थित है। सीहोर के बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थापित है। रेलवे का स्लीपर क्या होता है? यह दो मान लेते हैं आपकी रेलवे की पटरियां हैं, इसके बीच पर जो सीमेंट के खंभे गड़े होते हैं उसे ही रेलवे स्लीपर कहा जाता है। यह बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बुधनी नामक शहर पर। सीहोर के दशहरा मैदान, जिसे आप मालवा की हल्दी घाटी भी कह सकते हैं, 24 जून सन 1824 में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे मेढक, और हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे या भारतीयों का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर चैन सिंह। इन दोनों के बीच पर युद्ध हुआ 24 जून सन 1824 में। इसके साथ ही कुंवर चैन सिंह को मृत्यु मिली या पराजय का सामना करना पड़ गया। सीहोर के दशहरा मैदान मतलब मालवा की हल्दी घाटी में ही इनकी समाधि स्थित है। पराजय हो गई तो यहाँ समाधि बना दी गई। किनकी? कुंवर चैन सिंह की। कहाँ? सीहोर के दशहरा मैदान पर। कुंवर चैन सिंह के साथ 2 मुसलमानों के द्वारा बेहतरीन युद्ध किया गया, बहादुर खान और हिम्मत खान। यह हिम्मत खान बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाए और इनके साथ बेहतरीन युद्ध कर रहे थे, इनका साथ दे रहे थे। साथ देने के कारण ही कौमी एकता दिवस के रूप में 24 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जून सन 1824 में यह युद्ध भी हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह ही है। मैंने आपको पहले ही बताया, सीहोर का दशहरा मैदान मालवा की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सीहोर जिले में लाल मस्जिद, जामा मस्जिद, यह सभी के सभी स्थित हैं। लाल मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण मुगुसुद्दीन के द्वारा कराया गया था। गुरुद्वारा गंगा आश्रम भी यहीं मिलता है। कहाँ? सीहोर में। सीहोर शहर से 3 किलोमीटर के दूर, यह याद नहीं रखना है आपको, लेकिन यह याद रखें कि गोपालपुर में प्राचीन स्वयंभू गणेश मंदिर स्थित है। क्या? स्वयंभू गणेश मंदिर। स्वयंभू गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? गोपालपुर में। इसका निर्माण, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? बाजीराव के द्वारा कराया गया था, पेशवा बाजीराव के द्वारा। यह किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। इन्होंने गणेश मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, पेशवा बाजीराव के द्वारा कराया गया था। सीहोर जिले के सकलनपुर में बीजासन माता का मंदिर स्थित है। बीजासन माता का मंदिर स्थित होने के कारण ही सन 2009 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। सकलनपुर मेला भी सकलनपुर में ही लगता है। बीजासन माता मंदिर के साथ साथ इसी स्थान पर लगता है। सीहोर जिले में और क्या स्थित है? ऑल सेंट्स चर्च भी स्थित है। इसका निर्माण सन 1838 में कराया गया, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थे, एजेंट थे, उनके द्वारा कराया गया था। ऑल सेंट्स चर्च, इसका निर्माण सन 1838 में कराया गया था। सीहोर में सीवान नदी के किनारे हनुमान जी का एक भव्य मंदिर स्थित है, जिसे हनुमान फाटक के नाम से जानते हैं। हनुमान जी का भव्य मंदिर कहाँ स्थित है? हनुमान फाटक के नाम से सीवान नदी के किनारे सीहोर में ही स्थित है। सीहोर पूरा का पूरा शहर ही सीवान नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए तो इसका नाम सीहोर पड़ गया था। इससे पहले सिद्धपुर था, आपको यह याद रखना पड़ेगा, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। सीहोर जिले के अंतर्गत रायसेन जिले में स्थित रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। इससे पहले हम रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य पिछले जिले पर पढ़ चुके हैं। सीहोर और रायसेन दोनों के दोनों जिले में आता है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। बुधनी तहसील में पनगुड़ारिया नामक स्थान पर अशोक के स्तंभ मिले हैं, जो कि इसके बेटे का प्रमाण मिलता है। अशोक के बेटे का नाम क्या था? संघमित्रा, महेंद्र बाह संघमित्रा। इसके प्रमाण मिलते हैं कहाँ? बुधनी में। साथ ही सारू मारू अभिलेख भी स्थित है सीहोर जिले में ही। सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थान पर 5 दिसंबर सन 1982 को अरुण सोनकिया के द्वारा मानव जीवाश्म, या फिर आप सीधे सीधे कह लीजिए मानव की खोपड़ी मिली है। 5 दिसंबर सन 1982 को मानव की खोपड़ी को नर्मदा पुरुष के नाम से जाना गया, क्योंकि यह मानव जीवाश्म दुनिया में अब तक खोजे गए सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म का अवशेष है। मानव जीवाश्म जितने भी मिले हैं, उन सभी में सबसे पुराना मानव जीवाश्म कहाँ खोजा गया? सीहोर के हथनौरा नामक स्थान पर। यहाँ एक हाथी जीवाश्म भी मिला है, जिसे अपन स्टेगोडॉन के नाम से जानते हैं। स्टेगोडॉन के नाम से जानते हैं, जो कि एक विलुप्त हाथी का जीवाश्म है। सीहोर जिले के शेरपुर नामक स्थान पर अरहर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। और सीहोर जिले के विश्राम गृह के समीप भूकंप मानक यंत्र भी स्थापित किया गया है। कहाँ? विश्राम गृह में। सीहोर जिले में रेहटी तहसील में लघु वनोपज संघ की फार्मेसी व विपणन केंद्र भी स्थित है। कहाँ? रेहटी तहसील में, सीहोर में स्थित है। सीहोर जिले में सन 2018 में राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान स्थापित किया गया है। मानसिक पुनर्वास संस्थान, जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, सन 2018 में स्थापित किया गया है। यहाँ क्रिसेंट रिसोर्ट ऑफ वाटर पार्क भी स्थित है। कौन कौन से? क्रिसेंट रिसोर्ट और वाटर पार्क भी स्थित है। कहाँ? सीहोर में स्थित है। सीहोर जिले में रबी अहमद किदवाई कृषि महाविद्यालय स्थित है, जो कि रैगिंग के लिए एक बहुत ही खतरनाक महाविद्यालय है। यह तो आपको जो सीहोर से होंगे उन्हें याद ही होगा या जानते ही होंगे। सीहोर जिले के अमलाहा नामक स्थान पर इजराइल की सहायता से फूल अनुसंधान केंद्र खोला गया है। फूल अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? अमलाहा में।
सीहोर जिले के ही अमलाहा में एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी स्थित है अमलाहा में। अमलाहा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहाँ 2-3 हो गए। साथ में आगे बढ़ते हैं। सीहोर जिले के बुधनी में केंद्रीय कृषि मशीनीकरण प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। क्या केंद्रीय कृषि मशीनीकरण प्रशिक्षण है। ट्रैक्टर का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पास स्थित है सीहोर जिले में। सीहोर जिले के उच्च गुणवत्ता वाले सरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है और इस गेहूं को द गोल्डन ग्रेन के नाम से भी जान सकते हैं। सरबती गेहूं या गोल्डन ग्रेन कहाँ मिलता है? सीहोर जिले में। सीहोर जिले के बरलाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शुगर मिल स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शुगर मिल कहाँ स्थित है? बरलाई में। तथा प्रदेश का सबसे पुरानी शुगर मिल रतलाम के जवरा में स्थित है या जावरा में स्थित है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। यह आपको याद करना पड़ेगा, यह आपको याद होना चाहिए। रतलाम के जवारा में सबसे पुराना ही शुगर मिल स्थित है मध्य प्रदेश की, यह अब बंद हो गई है। सीहोर जिले में ही भोपाल में शुगर मिल स्थित है। कहाँ? भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, भोपाल शुगर मिल स्थित है कहाँ? सीहोर जिले में। भोपाल नाम सुनते ही आप भोपाल जिला मत लगाइएगा। ऑप्शन में भोपाल स्वाभाविक सी बात है कि होगा, आपको ऑप्शन में आंसर लगाना है सीहोर जिला। सीहोर जिला योग संप्रदाय के संस्थापक महर्षि पतंजलि की कर्मस्थली कहाँ माना जाता है? सीहोर जिले को। सीहोर जिले के बुधनी में 5 मार्च सन 1959 को शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ। यह इनका विधानसभा क्षेत्र भी है। किनका? शिवराज सिंह चौहान का। ठीक है। सीहोर जिले में एक वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी का भी जन्म हुआ है। इन्हीं के नाम पर सन 2013 में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च मलखंभ पुरस्कार प्रभाष जोशी मलखंभ पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 2 लाख इसका क्या होगा? प्राइज होता है। सीहोर जिले में कालिया देव प्रपात भी स्थित है। आपको याद रखना है, कालिया देव प्रपात जलप्रपात कहाँ स्थित है? सीहोर जिले में। सीहोर जिले में कालिया देव का मेला लगता है। भाई जलप्रपात है तो मेला भी यहीं लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। सीहोर जिले में इछावर तहसील में 12 खंभा मेला आयोजित किया जाता है। 12 खंभा कहाँ स्थित है? सीहोर जिले में। 16 खंभा कहाँ स्थित है? राजगढ़ जिले में। राजगढ़ में क्या स्थित है? 16 खंभा। मैंने आपको अष्टखंभा भी बताया है, किस जिले में स्थित है? विदिशा में स्थित है। यह तीनों की तीनों आपको याद रखना है। 12 खंभा सीहोर, 16 खंभा राजगढ़ और अष्टखंभा विदिशा में स्थित है। सीहोर जिले के कोलार नदी में स्थित है का उद्गम स्थल है। कोलार नदी कहां से निकलती है? सीहोर से निकलती है तथा इस कोलार नदी पर कोलार बांध बनाया गया है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीहोर जिले के आष्टा तहसील में पार्वती नदी निकलती है। आष्टा तहसील से, अर्थात सीहोर जिले के आष्टा शहर को पार्वती के किनारे ही बसा हुआ है। क्या? आष्टा शहर। सीहोर जिले से पार्वती, सीवान, नर्मदा, सीप, कोलार और दूधी यह नदियां प्रवाहित होती है। यह आपको याद रखना है अगर आपसे याद हो जाए तो। सीहोर के बदिया खेड़ी में रामलला मंदिर स्थित है। यह मंदिर भारत के 84 मठों में से एक मंदिर है। रामलला का मंदिर कहाँ स्थित है? बदिया खेड़ी में, सीहोर जिले में स्थित है। सीहोर जिले में रामकुइया मंदिर, अमलेश्वर मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, यह सभी के सभी मंदिर स्थित हैं। कौन कौन से? रामकुइया मंदिर, अमलेश्वर मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी यहीं स्थित हैं। और मैं आपको बता दूं कौन कौन से मंदिर हैं। स्वयंभू गणेश मंदिर, बीजासन मंदिर, हनुमान फाटक या चिंतामणि मंदिर, रामलला मंदिर, सबके सभी यहीं तो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारखाना और संयंत्र आपको जो जो याद हो आप बताइएगा। पहला, पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए, पहला कारखाना या संयंत्र लोकोमोटिव। लोकोमोटिव कहाँ स्थित है? सीहोर में। रेलवे स्लीपर कहाँ स्थित है? सीहोर में। वनोपज फार्मेसी व विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? सीहोर में। मानव विकास पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थित है?
सीहोर में। किदवई कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? सीहोर में। फूल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सीहोर में। यह सभी के सभी कारखाने और संयंत्र यहीं स्थित है, आपको याद करना पड़ेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर, मस्जिद और अभिलेख कौन कौन से सीहोर में स्थित हैं? सबसे पहले अपन मंदिर की बात करते हैं। स्वयंभू गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? सीहोर में। स्वयंभू गणेश मंदिर सीहोर में। बीजासन माता मंदिर सीहोर में। रामलला मंदिर सीहोर में। चिंतामणि मंदिर सीहोर में। हनुमान फाटक सीहोर में। यह सभी के सभी आपको याद करने हैं। मस्जिद के बारे में बात करें, दो मस्जिद जिनका नाम इसमें आता है, जामा मस्जिद पहला है, दूसरा है लाल मस्जिद और एक गुरुद्वारा भी है। कौन सा गुरुद्वारा? गंगा आश्रम गुरुद्वारा। कहाँ स्थित है? सीहोर में। अभिलेख कौन कौन से यहाँ मिले हैं? आपको याद रखना है, सारू मारू अभिलेख यहीं से मिला है, पढ़ते हुए आए हैं अपन। इसके बाद अशोक का अभिलेख किस स्थान पर मिला है? गुड़ारिया नामक स्थान पर क्या मिला है? अशोक का अभिलेख सीहोर में मिला है। हथनौरा के बारे में बात करें तो 5 दिसंबर आपको याद रखना है, 5 दिसंबर सन 1982 को यहाँ क्या मिला था? मानव का जीवाश्म मिला था, जो कि विश्व का सबसे पुराना मानव जीवाश्म था। इसे अपन नर्मदा पुरुष के नाम से जानते हैं। हाथी जीवाश्म भी यहाँ मिला है, जिसे अपन स्टेगॉन के नाम से जानते हैं। हथनौरा के बारे में भी बात हो गई। आप अब यहाँ लगभग सीहोर के सभी महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य जिले को लेकर।